सो हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, एज यू नो कि हम एक सेट ऑफ सीरीज एमसीक्यूज के हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड दिस इज द पार्ट 4th ऑफ द वीडियो। तो मेरा नाम है विकास दास, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटोर। तो मैं इस सीरीज के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं आपके साथ। तो आइए नेक्स्ट सेट ऑफ सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू अब जो नेक्स्ट सेट है वो 100 to 135 मतलब 35 क्वेश्चन का सेट रहेगा। दिस सेट कैन बी चैलेंजिंग फॉर यू गाइस। तो हो सकता है कुछ नया डाटा आपको सीखने को मिल जाए, तो कुछ एक्सप्लेनेशन जब मैं आपको दूंगा तो जरूर उसको नोट डाउन करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो जी 101 जो क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज सेइंग दैट कि सीमेंट इज मेड हार्ड विद फर्स्ट ऑप्शन इज डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर और पॉलीमराइजेशन। एक्चुअली में सीमेंट जो होता है ना, जितने भी तरीके के सीमेंट होते हैं, जैसे पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, दूसरे और कई तरीके के सीमेंट होते हैं, जो भी सीमेंट होते हैं एक्चुअली दे आर पाउडर्स। ये पाउडर होते हैं, दे आर नन अदर देन पाउडर, ये होते हैं पाउडर। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, दे आर पाउडर्स, पाउडर होते हैं। अब इस पाउडर को क्या करते हैं हम, ये पाउडर फॉर्म में आते हैं। आप देखोगे इनकी जब पैकेजिंग होती है तो पाउडर फॉर्म में आते हैं। ठीक है ना। तो इन पाउडर के साथ आप देखोगे जब सीमेंट प्रिपेयर किया जाता है, सीमेंट का यूजेज पहली बात तो है कहां है और कैसे यूज होता है वो आपको पता है। बिल्डिंग मटेरियल है ये एडहेसिव फोर्सेस क्रिएट करता है, ये ब्रिक्स को आपस में जोड़ने के काम आता है। तो इस पाउडर के साथ क्या किया जाता है, वाटर को ऐड किया जाता है। और जब वाटर ऐड हो जाता है इस पाउडर के साथ तो ये एक हार्ड मटेरियल क्रिएट, एक ऐसा मटेरियल क्रिएट करता है जो हार्ड होता है, थोड़ा सा जो हार्ड होता है, जिसमें एडहेसिव फोर्सेस लगाने की कैपेबिलिटी होती है। एडहेसिव फोर्सेस लगाता है बिटवीन टू ब्रिक्स। अब एडहेसिव फोर्सेस आधे बच्चों को नहीं पता होगा, मैं तब भी बता देता हूं। जब दो अलग अलग तरीके के मटेरियल के बीच में फोर्सेस लग रही हो, दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस। और अगर मटेरियल सेम हो तो कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं उसको। एग्जांपल के तौर पे ये आपका ब्रिक आ गया, एक ब्रिक और उसके साथ सीमेंट, तो एडहेसिव फोर्स लग रही है क्योंकि सीमेंट जो है एक ब्रिक के साथ दूसरी ब्रिक को जोड़ने में काम आ रहा है। ठीक है, तो ये मटेरियल ये अलग अलग तरीके की फोर्सेस है, तो एडहेसिव फोर्सेस बोलेंगे इसको पुत्र। ठीक है, तो सच ए फोर्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। और सीमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें वाटर ऐड करना पड़ता है, क्योंकि सीमेंट की प्रॉपर्टी पाउडरी फॉर्म में तो हम यूज कर नहीं सकते, वाटर ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहां पर सीमेंट को हार्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वाटर ऐड करना पड़ता है। तो जहां जहां डिहाइड्रेशन है वो तो चलो नहीं होगा। डिहाइड्रेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, यहां तो पानी ऐड हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब दूसरा आ गया हाइड्रेशन, मतलब पानी का सप्लाई करना एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन एक सही ऑप्शन है। अब पानी टूटता है, यहां पे पानी टूटता है, क्या क्या बनता है, पानी H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनता है। ये आयंस जो हैं ये पाउडर के साथ रिएक्शन करके हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं उसको। तो आप देखोगे हमें पानी ऐड भी करना पड़ रहा है, मतलब हाइड्रेशन हो रहा है, और पानी का ब्रेक डाउन भी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा? बहुत ही आसान सवाल। कुछ केमिकल नेम्स मैं आपको पहले से बता देता हूं। ठीक है, कुछ केमिकल नेम्स मैं आपको पहले से बता देता हूं। ठीक है जी, देयर आर सर्टेन केमिकल नेम्स जो हम पहले से बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं केमिकल कंपाउंड। ठीक है, और यहां पर लिख रहा हूं मैं केमिकल नेम्स। ठीक है, कुछ बता देता हूं पहले से ताकि आपको बहुत ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहला हम जो हमारे पास सवाल है हम उसी के साथ देखते हैं कि सवाल क्या है हमारे पास। हमें पूछा गया बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा से करते हैं स्टार्ट। केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। ठीक है, केमिकल नेम जो है इसका आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसके साथ साथ एक हम यूज कर सकते हैं दैट इज वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा के साथ साथ चलता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, ओनली सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, 3-4 बता देता हूं बेसिक जो एग्जाम्स में आ रखे हैं ताकि आपको डायरेक्ट सवाल निकल जाए। ठीक है, तीसरा आपके पास आ गया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बच्चों है CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको। फॉर्मूला भी बता देता हूं सभी के साथ साथ। जैसे आप बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिखोगे इट इज NaHCO3।
अब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिखोगे, इट इज Na2CO3। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखोगे, दिस इज CaOCl2। इसके अलावा अगर आप कोई लिखना चाहते हो, जैसे मैं आपको बता देता हूं, कॉमन सॉल्ट हो गया, कॉमन सॉल्ट को हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl बोलते हैं इसको, NaCl, और सोडियम क्लोराइड होता है, ये भी पूछा गया हुआ है, ठीक है। और एक और लिख लो जो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH जिस किसी के साथ लग जाए तो वो हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये 4-5 नाम है, ये लिख लो, ये देख लो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वाला सवाल अभी अभी करा है हमने, जस्ट बेकिंग सोडा अभी अभी करा है। बेकिंग सोडा मैंने आपको बताया था सबसे पहला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सोडियम कार्बोनेट आपका वॉशिंग सोडा है, Na2CO3 आपको बताया था। सोडियम नाइट्रेट आ जाएगा आपका NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ये अच्छा नाइट्राइट है, NaNO2 आएगा, और ये NaNO3 आएगा नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर चार्ज डिस्टिंग्विश होगा, और ये जो सवाल है इसका आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, ठीक है जी। चलो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। कहता है इसमें से कौन सा केमिकल फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। अब जितने भी आपको मैं बताता हूं, जितने भी कैमराज होते हैं ना जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें फोटोग्राफिक प्लेट्स लगती हैं, जिसमें क्या लगती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट्स। फोटोग्राफिक प्लेट्स हो गया, या फोटोग्राफिक फिल्म्स की बात कर लो, फोटोग्राफिक फिल्म्स होती है। फोटोग्राफिक प्लेट्स और फोटोग्राफिक फिल्म्स में ना एक केमिकल बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड करके केमिकल है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर फोटोग्राफी पे सवाल आया तो सिल्वर ब्रोमाइड को चूज करना, AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड चूज करना। तो क्योंकि फोटोग्राफी का पूछा है तो कुछ मत देखना, सिल्वर ब्रोमाइड का आंसर जो है वो सही होगा, ठीक है जी। अच्छा, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, अभी कॉमन सॉल्ट की बात करी हमने, है ना। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है, देखो यहाँ पे कॉमन सॉल्ट का लिखा है, ये लिखा है सोडियम क्लोराइड लिखा था, ठीक है भाई साहब, सोडियम क्लोराइड। तो कॉमन सॉल्ट अगर आपको पता चल गया हो तो मार्क कर लो सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तो देखो कितनी आसानी से हो गया सवाल, बस एक चार्ट बनाना था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द केमिकल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन मेकिंग आर। कह रहा वो केमिकल जो क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन मेकिंग में काम आते हैं, इनमें से वो बताओ कौन कौन से। सबसे पहले आप क्लाउड सीडिंग समझो, क्लाउड सीडिंग का फिनोमेना समझो आप। क्लाउड सीडिंग क्या होता है मैं बता देता हूं आपको, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये मैं मिटा रहा हूं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मिटा रहा हूं मैं उसके बाद ये, ठीक है जी। अब क्लाउड सीडिंग में क्या होता है उत्तर, अब देखो क्लाउड्स में आपको पता है, क्लाउड्स होते हैं आसमान में, क्लाउड्स में क्या होता है, मॉइस्चर होता है ना, क्लाउड्स में मॉइस्चर होता है। पर जिन एरियाज में मॉइस्चर हो के भी बारिश नहीं हो पाती, ऐसे एरियाज में जहां पर बारिश करवाना बहुत जरूरी है। हालांकि रिसेंटली में आपने सुना होगा जैसे दुबई, सऊदी अरब, ऐसे एरियाज में क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स यूज हो रही हैं आर्टिफिशियल रेन मेकिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कुछ क्लाउड्स होंगे जहां पर मॉइस्चर होता है, ठीक है। अब ये मॉइस्चर जो है ना इतना हैवी नहीं होता कि ये ना धरती पे बरस जाए, क्योंकि ये कंडेंसेशन के बाद ये गैसेस फॉर्म में या वेपर्स फॉर्म में होता है। तो आप क्या करते हो, कुछ केमिकल्स ऐड करते हो, जैसे आप सोडियम क्लोराइड ऐड कर दोगे, ठीक है, यूरिया ऐड कर दोगे, सोडियम क्लोराइड ऐड कर दोगे, यूरिया ऐड कर दोगे, ठीक है, यूरिया ऐड कर दोगे, सिल्वर आयोडाइड ऐड कर दोगे, सिल्वर आयोडाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, सिल्वर आयोडाइड ऐड कर दोगे। अब ड्राई आइस जिसको CO2 बोलते हैं, सॉलिड CO2 बोलते हैं, अब ये सारी चीजें ऐड कर दोगे। टोटल 7 से 8 ऐसे मटेरियल हैं जिससे रेन मेकिंग कराई जा सकती है, उसमें से 3-4 मैंने आपको ये लिख दिए। तो आप ऐड करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो पार्टिकल वहां पे आता है ना, अब देखो कि क्लाउड्स के अंदर क्या चल रहा है, जब वो पार्टिकल वहां पे आया तो उसने क्या किया, आसपास के वाटर को एब्जॉर्ब किया और उस पार्टिकल को बना दिया हैवी। अब वो पार्टिकल हैवी बन गया और वो धरती पे गिर जाएगा, ठीक है, तो बारिश हो जाएगी। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल रेन मेकिंग का प्रोसेस या कॉन्सेप्ट चलता है। तो उस केस में सिल्वर आयोडाइड AgI सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपका NaCl, यूरिया बता चुका हूं मैं आपको, उसके बाद आपका सॉलिड CO2 जिसको ड्राई आइस बोलते हैं। ये सारे के सारे केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
उस प्रोसेस के लिए। तो अगर आप देखोगे मेरे लिखे हुए 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस वहां पे हैं। सिल्वर आयोडाइड रेन मेकिंग करवाता है, सीडिंग के काम आता है। सोडियम क्लोराइड भी उसमें यूज होता है। ड्राई आइस और फ्रोजन CO2 जिसको हम सॉलिड CO2 बोलते हैं वो भी यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, जिसका मतलब है कि ऑल द अबव इज द राइट आंसर। लास्ट लेक्चर में हमारे पास एक सवाल आया था जिसमें नन ऑफ दीज करके एक ऑप्शन था, तो यहां पर ऑल ऑफ दीज है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो सकता है। ठीक है जी। फिर आ गया ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन ओवर स्लेक्ड लाइम, ऑक्सीजन ओवर स्लेक्ड लाइम, कार्बन डाइऑक्साइड ओवर स्लेक्ड लाइम, क्लोरीन ओवर क्विक लाइम। सबसे पहले जो यहाँ पर केमिकल्स दिए हैं उनके नाम देखो। क्लोरीन दिया हुआ है ना, तो क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है O2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपको पता रहेगा। और स्लेक्ड लाइम और क्विक लाइम की तो बात की गई है। स्लेक्ड लाइम देखो क्या होता है, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, CaOH2 स्लेक्ड लाइम। एंड क्विक लाइम चूना होता है, ये क्विक लाइम में CaO कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है। अब इनकी आपस में रिएक्शन करवानी है अलग अलग तरीके से, फिर बताएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर बनता किससे है। पहले ये उतार लो, क्योंकि इसमें से मे भी क्या पता आपको ये और ये आपको 2 नई चीजें सीखने को मिल रही होंगी, बाकी तो आई एम श्योर कि आप सभी को पता होगा, पर शायद से ये दोनों आपको डिफरेंशिएट करके सीखने को मिल रहा होगा। चलो जी, मैं मिटा रहा हूं इसको, आंसर पे आते हैं क्वेश्चन के। कहता ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैसे होती है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। पूछोगे कैसे, तो मैं बताऊंगा कि मैंने पीछे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बताया था आपको। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो है वो ये है। अब ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, इसका एक ही स्टेप है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप ट्रीट करते हो क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस पास करते हो एक कंटेनर में, इलेक्ट्रोलिसिस करते हो इसकी, तो ये बन जाता है आपका CaOCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन बनती है। तो अगर आप देखोगे कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन मैंने कैसे करी, क्या तरीका लगाया मैंने प्रिपरेशन में, तो आपको ये चीज पता चल रही होगी कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पर स्लेक्ड लाइम यूज किया हुआ है, और स्लेक्ड लाइम के ऊपर से मैंने पास क्या किया है, क्लोरीन। तो स्लेक्ड लाइम और क्लोरीन की रिएक्शन जहां कहीं लिखी होगी वो इस क्वेश्चन के लिए बहुत सही है ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे क्लोरीन ओवर स्लेक्ड लाइम, पहला ऑप्शन क्लोरीन ओवर स्लेक्ड लाइम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिएक्शन उतारनी है, उतार लो, देख लो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statements are correct about क्लोरोफॉर्म। कहता है क्लोरोफॉर्म के बारे में इसमें से, इन 4 ऑप्शंस में से, अगेन 2 सेट ऑफ ऑप्शंस हैं, पहले ऊपर फिर नीचे, हमें आंसर बताना है। कह रहा है क्लोरीन के बारे में, क्लोरोफॉर्म के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। ये 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, 4 स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब क्लोरोफॉर्म का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। ठीक है, इसके यूजेस देख लो। ये एनेस्थीसिया के एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एनेस्थीसिया एक ऐसा क्या कहते हैं कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाने वाला केमिकल है, जिससे क्या होता है कि जब बॉडी पे एनेस्थीसिया होता है, जब बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, तो एनेस्थीसिया लगाए बिना हो नहीं सकता, क्योंकि एनेस्थीसिया क्या करता है, उस पार्ट को सुन्न कर देता है। इसका मतलब क्या है कि आपको उस टाइम पे जब कोई भी ऑपरेट हो रहा होगा, आपको अपना मसल फील नहीं होगा। एनेस्थीसिया का काम वो है। तो क्लोरोफॉर्म एज ए एनेस्थीसिया काम यूज होता है। दूसरा, क्लोरोफॉर्म जो है लिक्विड फ्यूल नहीं होता है। क्लोरोफॉर्म की कोई फ्यूल एप्लीकेशन टिल नाउ अभी तक हमारे पास नहीं है। एनेस्थीसिया है, फॉसेजीन वाला बता देता हूं, फायर एक्सटिंग्विशर क्लोरोफॉर्म यूज नहीं होता है। तो ए और डी तो सही आंसर नहीं है। तो जिस ऑप्शन में ए है वो आप घटा दो, क्योंकि लिक्विड फ्यूल नहीं है। तो 3 ऑप्शन जिसमें ए है, तो ना ये है, ना ये है, ना ये है। अब ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से। लेकिन हमें बिल्कुल अगर एग्जैक्ट अगर चाहिए तो मैं बता देता हूं कि फॉसेजीन भी बनाता है क्लोरोफॉर्म। फॉसेजीन बनाने के लिए एक रिएक्शन करता है ये। ठीक है, फॉसेजीन बनाने के लिए एक रिएक्शन करता है। क्लोरोफॉर्म को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे, CHCl3 को अगर आप डाई ऑक्सीजन से ट्रीट करोगे और इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे या हीट पास करोगे या कोई एनर्जी सप्लाई कर दोगे, बेसिकली होता क्या है कि हीट और लाइट होता है। बता ही देता हूं, हीट और लाइट। ठीक है, अगर आप इसमें से हीट और लाइट पास करोगे तो ये बन जाएगा फॉसेजीन। फॉसेजीन इज COCl2। दिस गैस इज कॉल्ड फॉसेजीन। दिस इज हाईली पॉइजनस गैस। इसको इनहेल करने से भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, कार्सिनोजेनिक होता है।
तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बी और सी, तो ऑप्शन थर्ड बी एंड सी इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ, क्या था इसमें से परमानेंट हार्डनेस किससे निकलती है? अब देखो टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है वो देख लो पहले। टेम्पररी हार्डनेस बच्चों वो हार्डनेस है जिसमें अब हार्डनेस क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर जिसमें मिनरल्स की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो, आयंस थोड़े ज्यादा हो, जिसकी वजह से वो अपने में फोम, लेदर या जिसको बोलते हैं हिंदी में झाग ना बना पाए। ऐसा पानी जिसमें झाग ना बने नॉर्मल लैंग्वेज में वो सॉफ्ट वाटर, जिसमें झाग बन जाए वो हार्ड वाटर। और जिसमें परमानेंट हार्डनेस है मतलब जो परमानेंटली जिसमें झाग नहीं बन रहा है, कुछ भी कर लो, दैट इज परमानेंट हार्डनेस वाला वाटर। जिसमें टेम्पररी है मतलब आप उसको जैसे नॉर्मल पानी है कुछ मत डालो, हीट करो उसमें झाग बन सकता है, दैट इज टेम्पररी हार्डनेस वाला वाटर। ठीक है, अब परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसने बोला कि कौन सी टेक्निक है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि आप वॉशिंग इंग्रेडिएंट डालते हो, जैसे वॉशिंग सोडा, सोप, डिटर्जेंट। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चल लो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 इज द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ इज। ये बहुत बेसिक सवाल है, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ाया जाता है कि बोन्स और टीथ्स में जो केमिकल कंपाउंड या जो केमिकल सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। अब मेरे को ये फॉर्मूला कैसे पता है? कैल्शियम Ca होता है, फॉस्फेट PO4 होता है, याद रखना नाम से। ठीक है, ये आंसर तो कैल्शियम फॉस्फेट है। फॉर्मूला कैसे बनाया है बता देता हूं। कैल्शियम का चार्ज होता है बच्चों +2, इसका चार्ज होता है -3, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर हमने इसी के ऊपर किया था, तो ये आ जाएगा 2। दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट, एग्जैक्टली बैलेंस्ड, आयोनाइज होके यही बनेगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ लाइम वाटर इज केप्ट इन द एयर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कहता लाइम वाटर को अगर हवा के कांटेक्ट में रखेंगे, लाइम वाटर होता है चूने वाला पानी। लाइम वाटर बनाते कैसे हैं? CaO को जब पानी से ट्रीट करो लाइम वाटर बन गया, ये बन गया CaOH2। कहता इसमें मिल्कीनेस क्यों आती है? अब ये टेस्ट है क्लास 10th में, एक चैप्टर का है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है। इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर CO2। किसी भी पानी में अगर दूध जैसा कलर आ रहा है, दूध जैसा कलर मतलब कि मान लो आपके पास 1 ग्लास दूध है एंड आपके पास 5 ग्लास पानी है। उन 5 ग्लास पानी को एक कंटेनर में लो, 1 ग्लास दूध डाल दो, आपको दिखेगा थोड़ा फीका फीका व्हाइटिश कलर जो मिल्की होगा, लेकिन दूध तो उसके अंदर बहुत कम है, तो मिल्कीनेस बोलते हैं उस टेक्सचर को, जो वाटर का टेक्सचर क्रिएट होगा। तो मिल्कीनेस ऑफ वाटर कभी भी आएगा तो वो CO2 के अंडर फॉल करेगा, वो CO2 के होने की वजह से होगा। तो इस सवाल का जवाब जो है वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कि लाइम वाटर को मिल्की टेक्सचर क्यों मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से। ठीक है, जो फैक्ट है इसके पीछे का वो मैं आपको बता चुका हूं, यही फैक्ट है और इसी को फॉलो करना। कभी भी मिल्कीनेस का सवाल आ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर ओनली। ठीक है, अब ब्राइन रेफर्स टू, ब्राइन क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन में ये वर्ड यूज किया गया। ब्राइन क्या होता है एक्चुअली में? अगर आप पानी में कोई भी नॉर्मल पानी ले लो, पानी में अगर आप, ये आपने पानी ले लिया, ठीक है, पानी में अगर आप नमक के क्रिस्टल्स डाल दो, ठीक है, नमक के क्रिस्टल्स डाल दो, ठीक है, नमक के क्रिस्टल डाल दो, ठीक है, नमक, तो NaCl और पानी का कॉम्बिनेशन जो होगा ना, मतलब नमक वाला पानी, पानी में नमक डाल दो नॉर्मल यार, तो उसको बोलते हैं ब्राइन, उसको केमिकली बोलते हैं ब्राइन। टेक्निकल टर्म्स यूज करना जरूरी है, केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री में टेक्निकल टर्म्स तो आएंगी जरूर। तो नमक वाला पानी तो बोल नहीं सकते कॉमनली, तो ब्राइन होता है सॉल्ट वाटर। देखोगे तो स्वीट वाटर, मीठा पानी, प्योर वाटर, स्टार्च वाटर, सॉल्ट वाटर इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स ब्लू कलर टू ग्लास। कहता है इसमें से कौन सा केमिकल ग्लास को ब्लू कलर देता है। अब देखो ग्लास का ना ब्लूइश टेक्सचर होता है थोड़ा सा, आप कभी भी अपने घर के ग्लास देखोगे ये पूरे ट्रांसपेरेंट होंगे। ग्लास के बनने के पीछे या मिरर के बनने के पीछे केमिकल होता है जिसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड, SnCl2, टिन का केमिकल होता है, ठीक है, तो स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो स्टेनस क्लोराइड अगर कभी भी आप ग्लास बना रहे हो और ग्लास बनाते बनाते अगर आपको कोशिश करनी कि उसमें ब्लू कलर हल्का सा आ जाए, तो ब्लूइश थोड़ा टेक्सचर आ जाए, तो उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड आप डालते हो,
क्योंकि ग्लास में ब्लू कलर देने का काम होता है कोबाल्ट ऑक्साइड का। तो 112 का जो आंसर मेरे अकॉर्डिंग बनेगा वो बनेगा कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड खुद ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, आयरन ऑक्साइड ब्राउन, ये ग्रीन, तो कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लूइश टेक्सचर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम ग्लास को ब्लू कलर इंपार्ट करने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का यूज करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फिलोसोफर्स वूल। अच्छा, फिलोसोफर्स वूल, ठीक है जी। अब फिलोसोफर्स वूल्स के पीछे ना एक स्टोरी है, थोड़ी सी वो बता देता हूं, आंसर बता देता हूं। कहता है कंपाउंड था, उन्होंने ना देखा कि जब वो जल रहा है ना, जब वो अब वो अपने रिचुअल्स के लिए यूज करते हैं उसको, जब वो जल जाता है, जलने के बाद ना वो मतलब जब उसको बर्न कर दोगे ना, जब अपने रिचुअल्स के लिए यूज करते हैं उस कंपाउंड को, जब अपने रिचुअल्स के दरमियान उसको जलाते हैं, तो जलाने के बाद उन्होंने देखा थोड़ा वाइटिश पाउडर बनता है जो वूल जैसा टेक्सचर है जिसका। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो है जलने के बाद, ठीक है ना, ये कंपाउंड जो जलने के बाद ये ऐसा वाइटिश टेक्सचर बन जाता है। इसी कंपाउंड को बोलते हैं फिलोसोफर्स वूल, क्योंकि वूल जैसा दिखता है। ठीक है, वूल जैसा दिखता है इसलिए फिलोसोफर्स वूल बोलते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ना जिसको जला के ये चीज होती है, दिस इज कॉल्ड जिंक। और जलाने के बाद जब ये बनता है, जिंक जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो जो जिंक ऑक्साइड होगा इसी को फिलोसोफर्स वूल बोल रहे हैं हम भाई साहब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम नहीं, जिंक ऑक्साइड ऑप्शन सी दिख गया मुझे, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने फैक्ट बिल्कुल सही लगाया। चलो, कहता फेरस सल्फेट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कोगुलेंट और एड्सॉर्बेंट। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एक टॉपिक होता है, छोटी क्लासेस में भी होता है, आजकल मैं देख रहा हूं आईसीएसई बोर्ड में भी मैंने बहुत छोटी क्लासेस में 7th में ये टॉपिक देख लिया था, 7th की किताब में दिखा है मेरे को ये टॉपिक कहीं ना कहीं, और ऐसे 9th में अगर आप देखोगे ना प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर वहां पे है। तो कह रहा है कि वाटर की ट्रीटमेंट के दरमियान कह रहा है कि फेरस सल्फेट हम डालते हैं, फेरस सल्फेट डलता है, बिल्कुल डलता है। कहता है ये क्यों डलता है, क्या काम है इसका? कह रहा है ये ऑक्सीडेशन करवाता है, वहां पे रिडक्शन कराता है, कि कोगुलेंट है कि एड्सॉर्बेंट है, ये कोई चीज एब्जॉर्ब कर रहा है कि जोड़ के कोगुलेट कर रहा है, कि रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब मैं बताता हूं कि जब बड़े बड़े टैंकर्स में पानी को लिया जाता है ना, तो इसके अंदर ना आपने बहुत सारी ट्रीटमेंट कर दी होगी, आपने इसका क्लोरीनेशन कर दिया होगा। ठीक है, क्लोरीनेशन कर दिया होगा आपने, इसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर दिया होगा जिसकी वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया होगा अंदर। तो 2-3 केमिकल्स अंदर बन गए होंगे पानी के, जो एज सच होते तो मतलब पानी को तो प्योर कर दिया इन्होंने, लेकिन आयंस घुल गए ना अननेसेसरी, तो उसको डालने के लिए हम फेरस सल्फेट के ना क्रिस्टल्स डालते हैं। अब फेरस सल्फेट के जब क्रिस्टल्स पानी में डल गए तो वो क्या करता है, वो इन आयंस को ना एब्जॉर्ब कर देता है और इन आयंस को आपस में जोड़ देता है, और इस जोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेट। अब ये आयरन जो है वो आपस में इसको अपने साथ ही चिपकाता है, आयरन क्या करता है उनको आपस में जोड़ देता है, तो आपस में जोड़ता है तो वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो कोगुलेट कर रहा है, उनको आपस में जोड़ देता है ताकि वो बड़े क्रिस्टल्स बन के आगे फिल्टर आउट हो जाए। तो यहां पर फेरस सल्फेट का जो काम है वो कोगुलेंट एड की तरीके से है, कोगुलेशन करने की वजह से है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 114। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखते देखते 15 क्वेश्चन हो गए हमारे। सल्फर डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। सबसे पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में इन्होंने बोला कि रिड्यूस किस मेथड से होगा, वो तो हम बाद में देखेंगे, आता कैसे है पहले वो देखो, क्योंकि रीजन पता होगा तो कम कैसे करना है वो आपको पता चल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे मेन जो एडिशन है जो एनवायरनमेंट में है वो इस वजह से कि सल्फर ना एज अ फ्यूल बहुत यूज होता है, फ्यूल्स में सल्फर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्रीज की बात करो, मशीनरीज की बात करो, फ्यूल चलाने के लिए सल्फर यूज हो रहे हैं, सल्फर के फ्यूल्स यूज हो रहे हैं, तो अगर और उसी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड क्रिएट हो रहा है जो हवा में जा रहा है और पॉल्यूट कर रहा है हवा को। तो अगर मैं चाहता हूं कि सल्फर का लेवल एटमॉस्फेयर से थोड़ा डिक्रीज हो जाए या डिक्लाइन हो जाए, मतलब कम हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सल्फर फ्यूल्स के ऊपर थोड़ा रुकावट करके उनको बोलूंगा कोई ऑल्टरनेट फ्यूल्स या ऑल्टरनेट एनर्जी पे थोड़ा सा चले जाओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लो, फर्स्ट ऑप्शन है मोर एफिशिएंट कार इंजन, नहीं, क्योंकि फ्यूल की वजह से है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन इंडस्ट्री, कैटालिसिस तो होता है ना कि रिएक्शन तेज हो फास्ट, उसका सल्फर डाइऑक्साइड से कोई लेना देना नहीं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू अट्रैक्ट इट इन फैक्ट्री चिमनी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री चिमनीज में अट्रैक्ट करने के लिए, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है अट्रैक्शन नहीं डालेंगे, चार्ज है ना तो वो अट्रैक्शन नहीं डालेंगे, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर जो चार्ज होगा वो आयनाइज होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड तो बिना आयनाइज हुआ जाता है नेचर में। ठीक है, तो चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इस वजह से पहले 3 ऑप्शन को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, मेरे लिए आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
लो सल्फर फ्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा ग्लास इज सॉल्यूबल इन, ओहो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कहता ग्लास इज सॉल्यूबल इन। कह रहा ग्लास जो है इनमें से कौन से केमिकल में सॉल्यूबल है। अब देखो ग्लास में सिर्फ एक ही एसिड है जिसमें थोड़ा सॉल्यूबल है, सिर्फ एक एसिड है। मैं वो एसिड का नाम ही बता देता हूं, जिसको हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF बोलते हैं इसको। क्योंकि जब ग्लास आप इसमें करोगे ना मिक्स, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन सिलिकेट फ्लोराइड, H2SiF6 हाइड्रोजन सिलिकेट फ्लोराइड, और ये वाटर सॉल्यूबल है। तो ग्लास जो है वो HF के अंदर सॉल्यूबल है, तो घुल के ये कंपाउंड बनाता है। अदरवाइज आप ग्लास में इनमें से कोई भी केमिकल डालो, दिस इज एसिड, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से किसी में भी ग्लास नहीं सॉल्यूबल होगा। ये सिर्फ और सिर्फ HF है जिसमें ग्लास सॉल्यूबल होगा, क्योंकि ये कंपाउंड बनता है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 होता है। सवाल पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड इसमें क्या है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक या टेट्राबेसिक। सल्फ्यूरिक एसिड देखो बच्चों क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। ये जो H2SO4 है, कह रहा है ये डाइबेसिक है, मोनोबेसिक है, ट्राइबेसिक है, टेट्राबेसिक है। पहले बेसिक देख लो क्या होता है। बेसिक नेचर का मतलब है कि ये टूटने के बाद, बेसिसिटी हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, ये टूटने के बाद कितने H पॉजिटिव आयन देगा, कितने H पॉजिटिव आयन देगा, ताकि ये किसी और के OH नेगेटिव आयंस को रिप्लेस कर पाए। तो दिस इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो H2SO4 टूटने के बाद 2 H पॉजिटिव दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2। समझ रहे हो। तो एक किस्म से क्या है, डाइबेसिक। मतलब क्या कि H2SO4 टूटने के बाद 2 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है, 2 H पॉजिटिव और एक SO4 नेगेटिव। इसका कोई काम नहीं मेरे पास, कोई काम नहीं है इसका, काम है इसका 2 H पॉजिटिव आयन दिए। अब ये किसी बेस में से 2 OH नेगेटिव को रिड्यूस कर सकते हैं, 2 OH नेगेटिव को यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए बेसिसिटी इज समथिंग, बेसिसिटी अगर आपने पढ़ना हो तो इसको नॉर्मल डिफाइन हम कर सकते हैं कि ये किसी एसिड से कितने H पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। 2 निकल रहे हैं तो डाइबेसिक है भाई साहब। इतना याद रखो, ऐसे याद रखो ज्यादा बेटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से डाइबेसिक है। मोनोबेसिक मतलब 1-2 होते हैं तो 2 निकले तो डाइबेसिक है ना, बाकी ऑप्शन रीड ही क्यों करने हैं। ठीक है जी, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। कह रहा है इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है, उसके लिए तो देखना पड़ेगा। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जलना, बर्निंग ऑफ पेपर एक केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन इज समथिंग जिसमें क्या होता है कि आप किसी भी चीज को जला रहे हो या किसी भी चीज को आप तबाह कर रहे हो। केमिकल रिएक्शन इज समथिंग कि किसी भी चीज में अगर स्टेट चेंज हो जाए, या केमिकल जो नया कंपाउंड बने वो एक ऐसा कंपाउंड बन जाए जो पहले वाले से टोटली डिफरेंट है, स्टेट चेंज हो जाए या टोटली डिफरेंट कंपाउंड बन जाए, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल चेंज आना चाहिए, केमिकली डिफरेंट कंपाउंड बनना चाहिए, कोई नया प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो बर्निंग ऑफ पेपर से बनता है ना राख, वो कागज की प्रॉपर्टीज के बिल्कुल अगेंस्ट होता है, इसलिए बर्निंग ऑफ पेपर जो है वो केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, अच्छा क्वेश्चन है। फूड डाइजेशन, फूड एक्चुअली में हम स्टार्च की फॉर्मेशन में लेते हैं बॉडी में, और अगर डाइजेशन करना है तो ऑक्सीजन चाहिए। दिस इज एक्सोथर्मिक मोड ऑफ रिएक्शन। डाइजेशन करना है तो डाइजेशन के बाद हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी 20 किलो जूल के आसपास की एनर्जी मिलती है एक उससे। तो अगर आप रिएक्शन देखोगे ये, तो इसमें भी नए पुराने रिएक्टेंट से नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। तो ये भी केमिकल चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, वाटर अगर आपने ले लिया लिक्विड फॉर्म में, इसको स्टीम कर दिया, इसमें कोई भी नई चीज नहीं बनी। अगर आप देखोगे इसमें सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, कोई भी नई चीज, नया कंपाउंड नहीं बना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जलाओ, C+O2 गिव्स अस CO2, तो इसमें भी नया कंपाउंड बना है, तो इसमें ये केमिकल चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर 3 कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम इज अ फिजिकल चेंज, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन का पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। शो 118 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। 119 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। कहता है इसमें कौन सा एनेस्थेटिक यूज होता है। अब सबसे पहले एनेस्थेटिक 2-3 बता देता हूं। क्लोरोफॉर्म यूज होता है, एनेस्थीसिया में नाइट्रस ऑक्साइड यूज होता है, N2O बोलते हैं इसको। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो बहुत सारे गैसेस के कॉम्बिनेशन होते हैं, सल्फर गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, क्लोरोफॉर्म के साथ हम बहुत सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं एनेस्थीसिया के तौर पे।
तो ये दो गैसेस मेन है, समझ रहे हो, सबसे मेन गैसेस हैं जो एनेस्थीसिया के लिए यूज होती हैं। तो अगर आप देखोगे इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, तो ऑप्शन में आपको नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन वाले हैं, अमोनिया नहीं है, NO नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। कहता है ब्राउनिंग ऑफ पेपर इन ओल्ड बुक्स इज कॉज्ड बाय, कह रहा पेपर का ब्राउन होना, जब पुरानी किताबों में आप देखोगे व्हाइट पेपर यूज हुआ होगा, पर कुछ साल के बाद खोलोगे तो वो पेज ब्राउन हो गए होंगे, उसका मतलब क्या है? इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं फॉक्सिंग। फॉक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि अब किताबें तो बंद है ना, किताबें बंद रहेंगी थ्रू आउट, अब वो बंद किताबें हैं वो क्या होंगे, उनके व्हाइट पेपर थ्रू आउट येलो में कन्वर्ट होते रहेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ कलर ऑफ पेपर फ्रॉम व्हाइट टू येलो इज कंसीडर्ड एज फॉक्सिंग, इज टर्म्ड एज फॉक्सिंग। तो फॉक्सिंग बोलते हैं उसको। फॉक्सिंग होता कैसे? अब पेपर जो है वो प्लांट प्रोडक्ट से बना है, एक है ना, पेपर एक प्लांट प्रोडक्ट से बना है। प्लांट प्रोडक्ट है तो उसके अंदर जो पेपर के जो आप देखोगे एलिमेंट्री फॉर्म अगर आप देखोगे तो पेपर के अंदर सेलुलोज होता है। तो जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज क्या होता है कि सेलुलोज ने ऑक्सीडाइज कर जाता है, सेलुलोज ऑक्सीडाइज कर जाता है और येलो कलर की लेयर बन जाती है, क्योंकि सेलुलोज ऑक्सीडेशन के बाद येलो कलर का कंपाउंड बनाता है। इसीलिए फॉक्सिंग का तरीका बता दिया मैंने आपको, फॉक्सिंग कैसे होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फॉक्सिंग के तरीके से निकल जाता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलोज। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उससे पहले वाले का भी 4th आंसर था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉमनली यूज फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स, पीओपी। पीओपी का मैं आपको बताया नहीं था। कह रहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉमन नेम जो बोन्स को ब्रेक करने, बोन्स को सेट करने के काम आता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? पीओपी कंसिडर्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी क्या बातचीत है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ना, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज नहीं करते हैं, हम इसमें डालते हैं पानी और हम इसकी एक किस्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम इज हार्ड इन नेचर, ठीक है, जिप्सम यूज करते हैं, जिप्सम इज हार्ड इन नेचर। जिप्सम इज CaSO4.2 टाइम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बट पीओपी इज CaSO4.half ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पूरा फॉर्मूला पीओपी का देखोगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है या बाईहाइड्रेट है। तो हम ये यूज करते हैं पानी डाल के। आपने देखा होगा इसको बोन्स के साथ साथ स्टैचूज बनाने में, मूर्तियां बनाने में काम आता है ये, ठीक है, पॉटरी के काम आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 121 क्वेश्चन डन हो गया। 122 पे आ जाओ। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के ऊपर बातचीत हुई है अभी। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3, Na2CO3 वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो Na2CO3 देख लो, Na2CO3 ये है, थर्ड ऑप्शन है। लेकिन आप देखोगे साथ में 10H2O लिखा हुआ है। इस 10H2O का क्या मतलब है? ये 10H2O गाइस, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जब कोई सॉल्ट बहुत बड़ा होता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके अंदर कुछ वेकेंट स्पेस रह जाती है, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड, वॉइड बोलते हैं। तो जब उसके अंदर वॉइड रह जाता है, मान लो बड़े सारे सॉल्ट बन रहे हैं, वॉइड रह गया, तो बहुत सारे खाली जगह रह गया जहां पर पानी का मॉलिक्यूल जाके ना मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है। वहां पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने का मतलब कि पानी जाके वहां बैठ गया, ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया। मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया मतलब पानी जाके वहां बैठ गया। अब पानी का मॉलिक्यूल वहां बैठ गया तो मॉइस्चर आ जाएगा और वो क्रिस्टल्स में वाटर थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। तो उस क्रिस्टल्स के अंदर वाटर का फंसा होना, उन क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल्स को उस टाइम पे हम टर्म करते हैं, एक टर्म से कंसीडर करते हैं कि उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये 10H2 इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब वॉशिंग सोडा। तो Na2CO3 इज द राइट आंसर, डॉट 10H2O। आई होप कि 10H2O का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है द केमिकल नेम ऑफ हाइपो कॉमनली यूज्ड इन फोटोग्राफी इज। हाइपो करके एक वर्ड है, फोटोग्राफी में इसका बड़ा यूजेज है। फोटोग्राफी में मैंने आपको बताया था सिल्वर ब्रोमाइड एक केमिकल है जिसका यूज है, ठीक है। एक और केमिकल है जिसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट एक बहुत प्रसिद्ध केमिकल है, सोडियम थायोसल्फेट। अब सोडियम थायोसल्फेट का यूज पता कैसे है? जब फोटोग्राफिक प्लेट्स आप देखोगे ना, उसमें तो सिल्वर होता है, वो एक इमेज ट्रैप कर लेता है। तो जब आप फोटोग्राफी निकाल रहे होगे ना, लाल सा कमरा आपने देखा होगा मूवीज में, फोटोग्राफी निकालते हो तो जेलेटिन की एक
पानी एक कंटेनर में जेलेटिन होता है, उसके अंदर फोटोग्राफी की जो वो जिसमें वो प्लेट होती है वो डिसॉल्व करते हैं, वो नीचे रख देते हैं और एक शीट जिसके ऊपर वो इमेज चाहिए होती है वो उसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट जेलेटिन के साथ ना वो एक जो लेयर है वो ऊपर लाता है, हम पेपर से उसके ऊपर पेपर रखते हैं और पेपर के ऊपर वो फोटो आ जाती है। तो सोडियम थायोसल्फेट जिसका केमिकल नेम है हाइपो, हम यहाँ पर वो देखते हैं हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, ठीक है। कह रहा एल्यूमिनियम सॉल्ट कॉमनली यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग इज, अच्छा ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम घर पे घरेलू नुस्खा लगाते हैं, आपको शायद से केमिकल नाम ना बताओ पर आपने फिटकरी के बारे में जरूर सुना होगा कि जब आप देखते हो स्पेशली मेल्स जब वो बार्बर के पास जाते हैं शेव कराने या कटिंग कराने, तो जब शेव में अगर हल्का कट लग जाता है तो वो एक वाइट कलर का एक पत्थर जैसा रगड़ता है ना, पत्थर जैसा रब करता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है और हमें सॉफ्ट हो जाता है वो एरिया, ठीक है। तो दैट पत्थर इज कॉल्ड पोटैश एलम, फिटकरी को केमिकल नेम बोलते हैं पोटैश एलम, ठीक है, पोटैश एलम बोलते हैं फिटकरी को। तो जो पोटैश एलम है वो ब्लीडिंग रोकता कैसे मैं बताता हूं। अब जैसे मान लो ब्लीडिंग हुई, कट लग गया, तो अब पोटैश एलम क्या होगा कि ये Al2 पॉजिटिव आयंस बनाता है, ठीक है। और जो ब्लड होगा, ब्लड अगर कोगुलेट उस टाइम पे नहीं कर रहा तो ये Al3 पॉजिटिव आयन जो है ना, ये क्या करता है कि एल्यूमिनियम जब ब्लीडिंग हो रही होती है मसल्स के साथ Al3 पॉजिटिव आयन जाते हैं और वो उस एरिया को ट्रैप कर देते हैं, मतलब क्लॉट बना देते हैं एक टेम्पररी, बाद में फिर तो बॉडी अपना काम करके क्लॉटिंग सेल्फ बना लेती है और सेल्फ हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे पोटेशियम रगड़ने की वजह से ना इस आयंस के प्रोड्यूस होने की वजह से क्लॉटिंग हो जाती है, तो उस जगह पे ब्लड हमारा रुक जाता है, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है इंस्टेंट। तो पोटेशियम ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 कहता है वाटर गैसेस, वाटर गैस सबसे आसान सवाल, वाटर गैस के बारे में बहुत बार बात हुई है, वाटर गैस बहुत बार पूछा भी गया, आप मेरे पास ईयर्स के लेक्चर देखोगे वाटर गैस का सवाल बहुत बार आया। तो वाटर गैस इज नथिंग बट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का लेयर, सॉरी एक सेकेंड, तो वाटर गैस इज नथिंग बट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का लेयर। क्लियरली फैक्ट पे आ जाओ, क्या ही समझाऊं इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का लेयर देखो, ये आ गया, ये ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। द ग्रीन कलर सीन इन फायरवर्क डिस्प्लेज इज ड्यू टू द क्लोराइड सॉल्ट ऑफ, फायरवर्क्स में बड़े तरीके के सॉल्ट यूज होते हैं, फायरवर्क्स में ना, फायरवर्क्स मतलब पटाखों में बहुत तरीके के सॉल्ट यूज होते हैं, सल्फर यूज होता है क्योंकि सल्फर की एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बेरियम यूज होता है, और बेरियम यूज कैसे होता है मैं बताता हूं। बेरियम को ना क्लोराइड BaCl2 सॉल्यूशन यूज करते हैं, BaCl2 जब जलता है ना इसकी ग्रीन कलर की फ्लेम होती है, बता रहा हूं मैं, और जब सल्फर जलता है इसकी ऑरेंजिश फ्लेम होती है। तो जब आप कभी हवाई जलाते हो और वो मान लो उसके अंदर से ग्रीन कलर की फ्लेम निकली, और वो जो ग्रीन कलर की फ्लेम निकली वो सिर्फ और सिर्फ बेरियम क्लोराइड की वजह से है। तो यहां पर क्लोराइड अब सॉल्ट पूछा हुआ है, मेटल का नाम पूछा, तो बेरियम ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ठीक है। चलो जी, द एसिड विच फेल्स टू लिबरेट CO2 फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट इज, कह रहा इन चारों में कौन सा ऐसा एसिड है जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो करके CO2 गैस को लिबरेट नहीं करता। इसके लिए सबसे पहली बात, वो एसिड सबसे वीकर एसिड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सबसे वीक एसिड होगा तो वो वीक एसिड होने की वजह से वो आयंस नहीं बनाएगा, आयंस नहीं बनाएगा तो CO2 गैस लिबरेशन के चांसेस कम। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको काट लो। एसिटिक, फॉर्मिक और कार्बोनिक तीनों वीक है, सबसे वीक इसमें है कार्बोनिक, बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेंथ वाइज देखोगे सबसे वीक है कार्बोनिक, कार्बोनिक का फॉर्मूला इज H2CO3, ठीक है। अब कार्बनिक एसिड कैसे नहीं बनाते मैं बताता हूं। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आप कार्बनिक एसिड डालो, पहले आप एसिडिक एसिड देखो CH3COH की बेसिक रिएक्शन होनी क्या चाहिए। एसिडिक एसिड के साथ NaHCO3 डाल दिया, ठीक है, ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, ये बन गया CH3COONA, ये सॉल्ट है प्लस पानी बना प्लस CO2 बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन प्रॉपर। लेकिन जब कार्बोनिक एसिड के साथ NaHCO3 का रिएक्शन हो रहा है, तो आप देखोगे यहां पर इसका सॉल्ट बन ही नहीं पा रहा, CO2 बनेगा नहीं, CO2 नहीं बनेगा यहां पे, ठीक है। यहां पर पानी जरूर बन जाएगा, यहां पर आपका बनेगा एक सेकेंड रुको, ठीक। अब ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, H2CO3, ये कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है, ठीक है।
कार्बनिक एसिड है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, मतलब जिसको हम बोल रहे हैं क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के साथ डालेंगे। अब बेकिंग सोडा को एसिड्स, माइल्ड एसिड्स के साथ डालने का रीजन ये है कि ये CO2 लिबरेट करता है। और अगर आप बेकरी पर्पसेस में देखोगे तो जो फ्लफीनेस होती है किसी ब्रेड की, या बेकरी में कोई भी आप कचौरी ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, जो फ्लफी है, केक है, तो वो फ्लफी होता है सिर्फ और सिर्फ इसके CO2 प्रोडक्शन नेचर की वजह से। ये वीक एसिड होने की वजह से इसको ये आयनाइज नहीं कर पाता और ये रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होती। जब ये रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनना ही नहीं ना, समझ रहे हो। तो यहां पर कार्बोनिक एसिड इज द राइट आंसर, जहां पर CO2 नहीं बनेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन होनी थी हर जगह ऐसी, ठीक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड ब्लीच इज, क्या था सबसे मेन कंपोनेंट लिक्विड ब्लीच का क्या है? 332 कह रहा है लिक्विड ब्लीच का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है। अब लिक्विड ब्लीच जो है, जब आप देखोगे बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, इजी हो गया, एयर हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लिक्विड ब्लीच होती हैं, जब आप डालते हो तो सॉफ्टनिंग कर देते हैं। अब लिक्विड ब्लीच वॉशिंग में सबसे खतरनाक एजेंट है, बहुत अच्छी वॉशिंग करवाता है। लिक्विड ब्लीच का जो मेन कंपोनेंट है वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। तो यहां पर सोडियम हाइपोक्लोराइड देख लो, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है बच्चों, 128 क्वेश्चन जो है वो डन हो गए, 7 क्वेश्चन रह गए सिर्फ। स्टेलासाइट्स एंड स्टेलाग्माइट्स फॉर्म ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ, इनमें से क्या? कह रहा स्टेलासाइट्स और स्टेलामाइट्स इन दोनों में से किसकी प्रेसिपिटेशन के बाद बनते हैं? अब देखो स्टेलासाइट्स और स्टेलामाइट्स क्या होता है मैं बताता हूं। मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू देना चाहूंगा। मिनरल के बारे में पढ़ रखा है, मैं बना रहा हूं यहां पे एक पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी बना रहा हूं। अब मान लो कि ये केव है एक, ठीक है, उसके अंदर ना कहीं हुआ क्या कि जब आसमान से पानी बरसा ना, बारिश हुई, तो इस केव में पानी ना फ्लोट करता करता चला गया और पानी ने बहुत सारे मिनरल्स रास्ते से, जैसे एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ ये पानी जो है एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्शन करके ये बना गया कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये पानी जो है ना मॉइस्चर जो नेचर में है, इसने CO2 के साथ रिएक्शन करा नॉर्मली और एक वीक एसिड बना दिया कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जब इससे फ्लो कर रहा है ना नीचे, ठीक है, तो ये कैल्शियम की लेयरें होती है जिसके साथ ही फ्लोट करता है और ये नीचे गिर जाता है और नीचे ना ये ऐसे क्रिस्टल्स टाइप बना देता है, ठीक है। अब ये जो ओर है इसको बोलते हैं स्टेलामाइट्स, ठीक है। उसके साथ ही जो ऊपर बने होंगे उसको बोलेंगे स्टेलासेट्स, ये स्पेलिंग, ठीक है। स्टेलेटाइट्स और स्टेलामाइट्स, ठीक है। तो ये आ गया स्टेलासाइट्स, ये हो गया स्टेलामाइट्स, ठीक है। स्टेलामेट्स हो गया, ये स्टेलासाइट्स हो गया। तो यहां पर अब होगा क्या कि इसमें पानी तो होगा ही, तो कुछ टाइम के बाद जो पानी है वो वापस से कंडेंस होकर वापस एटमॉस्फेयर में चल जाएगा और यहाँ पर एक हार्ड लेयर आ जाएगी जो कैल्शियम कार्बोनेट की होगी, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है मेन कंपोजिशन है स्टेलामाइट्स और स्टेलासाइट्स का, ठीक है। चलो जी, ऐसे बोलते तो इसको स्टेलेटाइट्स है और उसको बोलते हैं स्टेलगमाइट्स है, लेकिन जी साइलेंट है वहां पे और सी साइलेंट है वहां पे, स्टेलेटाइट्स और स्टेलामाइट्स है, ठीक है। तो ऐसे बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। पूरा प्रोसीजर बता दिया यार, अभी भी आंसर ना आ रहा हो तो फिर तो गलत बात है, ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हुआ कैसे एक और बार अगर देखना चाहते हो देख लो। हवा में पानी है, पानी ने CO2 के साथ रिएक्शन करा, कार्बोनिक एसिड बनाया। कार्बोनिक एसिड बीइंग थोड़ा सा हैवियर इन नेचर, वो ऊपर से बरसात के रूप में गिरा और जब केव से पानी बाहर निकला, जब केव से पानी निकला, बार केव से पानी निकला तो वो नीचे गया और जब क्या कहते हैं जो क्रैक्स होते हैं वहां से पानी आया, ठीक है। क्रैक से पानी आया तो फ्लोट करते करते अपने साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर नीचे ले आया और वो नीचे वो यहाँ के हार्ड सी रॉक बन गई। तो वो वहां पे जमा होता गया और ये साल दर साल जमा होता गया। जैसे एक साल में ना 0.13 मिलीमीटर जमा होता है, मतलब 1 मिलीमीटर भी पूरा नहीं, 0.13। तो अगर आपको कोई इतनी लंबी पहाड़ी दिख रही है उसको शायद से बनने में लाखों करोड़ों साल लग गए हैं, ठीक है। तो ये नीचे आया और इसके अंदर जो पानी था वो वापस से कंडेंस हो गया, निकल गया और ये सॉलिडिफाई हो गया। तो ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट का और, ठीक है। तो इसका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 130, विच मैथड विल बी एम्प्लॉयड टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका आंसर सीधे सीधे बताता हूँ। हार्डनेस देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो झाग बना रहा है कि नहीं, फोम बना रहा है कि नहीं, लेदर बना रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर फोम या लेदर बना रहा है तो हार्डनेस टेस्ट हो सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ लेदर विद सोप, ठीक है ना। झाग बना रहा है कि नहीं, कितना अच्छा झाग बना रहा है उससे पता चलता है। अगर नहीं बना पा रहा तो हार्ड है, बना पा रहा तो सॉफ्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपाउंड ऑफ वाटर इंक।
कहता वाटर इंक का मेन कंपाउंड क्या है इसमें, कहता सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड वाटर इंक में जो डलता है, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं भाई साहब उसको, AgNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, AgNO3 होल ट्वाइस सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। तो मेन कंपाउंड वाटर इंक का हो गया ऑप्शन नंबर 1 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, थोड़ा देख लेना, ये डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। वाटर इंक का देख लेना, ग्रीन कलर फ्लेम बेरियम क्लोराइड था, सॉल्ट था, है ना, उसमें बता वो देख लेना। टूथ्स में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, वो देख लेना। तो 3-4 यूजेस के साथ साथ वो देख लेना कि कौन कौन से कंपाउंड है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कहता व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पमा, या स्पमा बोलते हैं इसको। स्पमा एक स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है ये वो देखने के लिए कि टू चेक द डिग्री ऑफ फोम फॉर्मेशन, ठीक है, कि फोम कितना बन रहा है, झाग कितना बन रहा है। तो झाग को स्पेनिश में स्पमा बोलते हैं, तो फोम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, देख लेना। 132 का आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 133, इट स्टेट्स दैट copper substances when exposed to air gains a green coating due to the formation of, कहता कॉपर सबस्टांसेस जब हवा में छोड़े जाते हैं उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर बनती है, होता तो टार्निशिंग ही है। तो टार्निशिंग के पीछे जो गैसेज होते हैं जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर बनता है, वो कौन कौन सी गैसेज है मैं बताता हूँ। वो जो ग्रीन कलर बनता है ना, वो जो ग्रीन कोटिंग बनती है वो क्यों बनती है, क्योंकि कॉपर जो है वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है। अब कॉपर मेटल है, एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये दो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन अलग है, पानी के साथ इसकी रिएक्शन अलग है, वो दोनों कंपाउंड मिलकर बनाते हैं ग्रीन टेक्सचर। समझ आ रही बात? तो वो कंपाउंड बनाते हैं क्या, वो बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। पानी के साथ रिएक्शन करके ये बनता है कॉपर का, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये बनता है, दोनों मिलके आपस में ग्रीन कोटिंग देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का, ठीक है, सही है। व्हाट इज जियोलाइट, कहता जियोलाइट क्या होता है। जियोलाइट एक्चुअली में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट्स होते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के सिलिकेट्स होते हैं, मतलब सिलिकॉन सॉल्ट्स होते हैं, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मेनली, ठीक है, इसके सिलिकेट्स होते हैं। और ये सिलिकेट्स जो होते हैं ये एक्वस नेचर के होते हैं, ये अनहाइड्रस नहीं होते, ये हाइड्रेटेड होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, है ना। दूसरी बात मैं बता देता हूं, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब ये हाइड्रेटेड नेचर के है। तो इन दो पॉइंट्स को अगर हम कोट कर दें आपस में, इन दोनों पॉइंट्स को साथ में लगा के देखें तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ऑफ हाइड्रेटेड वाटर, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो हाइड्रेटेड तो है, तो ये दो ऑप्शन है, ये दोनों नहीं आएंगे, डिहाइड्रेटेड लिखा है। एल्यूमिनो सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, एल्यूमिनो सिलिकेट भाई साहब, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये देख लेना थोड़ा सा। जियोलाइट स्पेशली कंपाउंड्स होते हैं, मतलब सिलिकॉन कंपाउंड्स होते हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के, जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, कहता इसमें से क्या वाटर में सॉल्युबल नहीं है। कहता वाटर में सॉल्युबल इसमें से वो चीज नहीं होगी जो एक अच्छा मेटालिक प्रॉपर्टी करती होगी, जो आयनाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसका पीएच वैल्यू बड़ा वेरी करता है। अब इसमें सबसे अगर मैं देखूंगा, अब वाटर में वही चीज घुलती है जिसका पीएच उसके आसपास का हो। जैसे वाटर का पीएच 7 है, पीएच एक तरीका है मापने का कि वेदर द सबस्टेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। तो अगर वाटर का पीएच 7 है तो इसके इर्द गिर्द या नीचे एसिडिक नेचर का जो सबस्टेंस होता है वो वाटर में ज्यादा अच्छा घुलता है। यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर 3 ऐसे ऑप्शन है जिनका पीएच बहुत कम है वाटर से, तो वो घुलेंगे। लेकिन एक है जिसका पीएच थोड़ा ज्यादा है, वो घुलता कब है, जब उसका पीएच कम करवाया जाता है। उसका आंसर है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का पीएच है 7.5 के आसपास, जो वाटर से थोड़ा ज्यादा है, बेसिक नेचर का है, तो ये वाटर में घुलता नहीं है आसानी से। लेकिन इसको वाटर में घुलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आयनाइज करते हैं, आयनाइज कर करके इसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 6.5 पहुंचाते हैं, तब ये घुल जाता है, ठीक है। ऐसे ये नॉर्मल अगर आप पूछोगे तो ये इनसॉल्युबल है, तो नॉट सॉल्युबल का मतलब इनसॉल्युबल ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग जिंक सल्फेट होना चाहिए। तो ठीक है गाइस, आज का लेक्चर जो हमारा था वो थोड़े से हो सकता है याद रखने वाले क्वेश्चंस थोड़े क्रिटिकल लेवल पे हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट्स या कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। कमेंट सेक्शन में होता क्या है कि मैं कमेंट्स रीड करता हूं और कोई डाउट होगा तो उसके रिगार्डिंग हम कोई वीडियो प्लान कर सकते हैं आगे के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेट में बात करेंगे फर्दर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर गाइस।